हम लोगों ने 3 प्रकार का एवोल्यूशन पढ़ा था, है ना। 3 प्रकार का कौन कौन सा पढ़ा था, है ना। एक केमिकल एवोल्यूशन पढ़ा था पिछले क्लास में, केमिकल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, और एक पढ़ा था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो तीनों के बारे में बस लिखा था हमने पिछले क्लास में बताया था कि कैसे यूनिवर्स का निर्माण लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था, और फिर जाकर हमारा जो अर्थ है लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो, मतलब 4.5 अरब साल पहले हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ था, है ना। तो पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, अर्थ का जब निर्माण हुआ, उसके बाद लगभग आज से 3 अरब साल पहले, मतलब 3 बिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी पर है ना जीव के जैसा स्ट्रक्चर बना, जिसको कहा गया प्रोटोसेल। क्या बोला गया था? प्रोटोसेल कहा गया था। मतलब ये सेल नहीं था, लेकिन सेल के जैसा था। तो मतलब फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जो था 3 बिलियन ईयर एगो पहले हुआ था, इसी में था। प्रोटोसेल को ही बनाने वाला एक स्ट्रक्चर था जिसको कहा गया था कोएसर्वेट्स, है ना। कोएसर्वेट्स था, ठीक है। ये कोएसर्वेट्स आप लोग को बताए थे, जैसे पृथ्वी पर एटम था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, फिर मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ, फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ, फिर वह कोएसर्वेट्स में बदल गया, और कोएसर्वेट्स प्रोटोसेल में बदला, और प्रोटोसेल लास्ट में सेल में बदल गया। और ये भी जो सेल था वह प्रोकैरियोटिक था। पहला जो सेल है, जाहिर सी बात है, प्रोकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आप लोग जानते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके बाद मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, तो वही सबसे पहले आया था, ठीक है। तो केमिकल एवोल्यूशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पृथ्वी पर जो एटम्स हैं उससे होकर के कोएसर्वेट्स तक के बनने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोला गया? केमिकल एवोल्यूशन। बताया भी था, ओपेरिन और हाल्डेन, याद रखना, ओपेरिन और हाल्डेन ने ही केमिकल एवोल्यूशन के बारे में थ्योरी दिया था, ठीक है। थ्योरी भी हम लोग पढ़े थे बहुत सारे। उसके बाद कोएसर्वेट, फिर कोएसर्वेट से लेकर के जो फर्स्ट सेल बना है ना, फर्स्ट सेल जो बना है वह बायोलॉजिकल एवोल्यूशन था। वह भी हमें दिखाई नहीं पड़ता है ना, ये हमने बस एक्सपेरिमेंट से किया। अब जो ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक जो एवोल्यूशन है वह क्या है? जब पहला सेल पृथ्वी पर बना, पहला कोशिका जो पृथ्वी पर बना, उसके बाद से लेकर के अभी तक जो भी चेंज आ रहा है, जो भी एवोल्यूशन आ रहा है, वो सभी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहलाता है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो होता है उसका मतलब होता है कि सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है वो जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बदलते हैं, ये जो चेंज हो रहा है सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, तो उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? देखो, ऑर्गेनिक समझ में आ रहा है ना, ऑर्गन मतलब ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन, है ना, ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन। जैसे आप लोग जानते हो कि जैसे हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप है, वही आप फिश के पास चले जाओ, फिश में उतना डेवलप ब्रेन नहीं होता है। वही और नीचे चले जाओ, इंसेक्ट के पास चले जाओ, अर्थवर्म के पास चले जाओ, उनका ब्रेन ही नहीं होता उस तरह से। तो ये विकास है हम लोगों का। जैसे हम लोग कहते हैं ना, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो जीव है कौन है? मैमल्स, हम लोग है। सबसे हमारा ब्रेन डेवलप है। तो हम लोग अचानक से नहीं आए, जीवों से जीव धीरे धीरे चेंज होते गए, है ना। हम लोग जो हैं, हम लोग पढ़ाएंगे, जैसे हम लोग का जो निर्माण हुआ है ऐप से हुआ, लंगूर से हुआ है, ऐप, फिर ऐप से हुआ, उसके बाद कई तरह के मानव आए जो आपको पढ़ाएंगे लास्ट में। जैसे सबसे पहले होमो हैबिलिस आया, होमो इरेक्टस आया, है ना, जावा मैन आया, नियंडरथल मैन आया, क्रो-मैग्नन मैन आया, उसके बाद मॉडर्न मैन आया। मतलब ये क्रमिक विकास ही क्या है? एवोल्यूशन है। तो ये क्रमिक विकास कैसे हुआ, उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। मान लो कोई जीव है, मान लो कोई जीव है, ये अभी भी है, ये लाखों साल पहले भी था।
लाखों साल जब पहले था, जब उसका शरीर का बनावट देखते हैं वह बहुत सिंपल था, और अभी का जो देखते हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम ही लोगों में देखो, आज से आप बस 200-300 साल पहले पूरा पहले चले जाओ, 200-300 साल पहले अगर जाओगे तो क्या उस समय कोई कल्पना कर सकता था मोबाइल होगा, टीवी होगा? हमारा ब्रेन उतना डेवलप था नहीं था। तो उसी यही है विकास, इसी को क्रमिक विकास बोलते हैं, चाहे वह ऑर्गेनिज्म का हो चाहे। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है, इसके बारे में इसका एविडेंस पढ़ना है हमें। कैसे हमको पता चला कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है? पहले इसका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है ना, तो क्या है इसका परिभाषा, क्या होगा, है ना, इसका डिफिनेशन क्या होगा? द regular changes from simple cellular organism to complex organism, है ना। सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ये जो क्रमिक विकास, रेगुलर चेंज मतलब क्या होता है, क्रमिक विकास, इनका जो क्रमिक विकास हुआ इसी को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब इसको हम कैसे मानेंगे कि विकास हुआ है, कैसे मानेंगे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म ही धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बदला है? याद रखिए, आज पृथ्वी पर कोई भी जीव नया उत्पन्न हो ही नहीं सकता अपने आप, कोई दूसरा जीव ही दूसरे जीव में बदलेगा। आपको बताए थे, नया जीव उत्पन्न होने के लिए वातावरण कैसा चाहिए, रिड्यूसिंग चाहिए, बिना ऑक्सीजन का चाहिए। अभी पृथ्वी पर ऑक्सीजन है तो नया जीव उत्पन्न नहीं हो सकता है, अभी कन्वर्ट हो सकता है। क्या होता है, कन्वर्ट होता है। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस कोई वायरस ही कन्वर्ट हो गया, वो डायरेक्ट उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि अभी का पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट है वह डायरेक्ट किसी भी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बस चेंज हम लोगों को पढ़ना है, सिंपल ऑर्गेनिज्म कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बदल गए। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एविडेंस। क्या पढ़ना पड़ेगा, एविडेंस। चलो अगला पेज ले लेते हैं। एविडेंस, अच्छा डी ई लिखा गया, अच्छा कोई बात नहीं है, एविडेंस समझ लो। एविडेंस मतलब सबूत, एविडेंस मतलब क्या है, सबूत देना है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, है ना, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। चलो इस बार लिख लेगा। है ना, अच्छा चलो कोई बात नहीं है ना, इसको हटा ही देते हैं, ये मशीन काम नहीं करता है ना। ये ई कर देते हैं, या वो यू कर देते हैं इसे, और यहाँ आई कर देते हैं, है ना। आप लोग कर लेना इसको, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यहाँ ऑफ लिख देते हैं, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मतलब क्या सबूत है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं।
पहला लिखते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, जीवाश्म नाम सुने? फॉसिल्स, फॉसिल्स, फॉसिल्स हम लोग जो मरते हैं पृथ्वी में दफन हो सब अंदर चला जाता है हड्डी वगैरह, तो उसी को कहा जाता है जीवाश्म। जीव का आश्म मतलब जीव का पार्ट कहां पर? धरती के अंदर। धरती के अंदर जीव का जो पार्ट मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? जीवाश्म या फॉसिल्स। उसी का स्टडी करना क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स मतलब जीवाश्म। चलो हिंदी आप लोग देख लेना, कैसे जीवाश्म देख लेना। स्टडी ऑफ फॉसिल्स जीवाश्म कहलाता है, ठीक है। और इसके बारे में वैज्ञानिक वगैरह के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में जानने का जरूरत नहीं है। लियोनार्डो दा विंसी का नाम सुने होंगे, तो वो भी इस पर वर्क किए थे, तो कोई बात नहीं है। तो ये अलग अलग होता है, प्लांट के लिए अलग होता है, एनिमल के लिए अलग होता है। अगर प्लांट के लिए होता है पैलियोबोटनी, बॉटनी है ना, तो इसका परिभाषा हो जाएगा आपका स्टडी ऑफ फॉसिल्स, है ना, स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स है ना, और इसका हो जाएगा स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स, ठीक है। अब समझने वाली बात अब यहां पे आती है। देखो, मान लो आज से करोड़ों साल पहले कोई जीव डेड किया और वो क्या हो गया? मिट्टी में चला गया। हमारा जो अर्थ है वह चट्टानों का बना हुआ है, रॉक्स है। क्या है? चट्टान है। बस उसके ऊपर कुछ भाग में सॉइल पाया जाता है, अब बाकी पूरा पृथ्वी चट्टान ही है, ठीक है। तो मान लो करोड़ों साल पहले कोई जीव मरा तो उसका फॉसिल्स यहाँ पे मिलेगा, फिर उसके बाद जीव मरा होगा, फिर फॉसिल्स उसका यहाँ होगा, फिर जीव मरा होगा, इसका फॉसिल्स यहाँ पे होगा, फिर जीव मरा होगा, उसका फॉसिल्स यहाँ होगा, है ना, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मरा होगा, यहाँ पर जो चट्टान होगी वह ओल्ड रॉक्स होगी, पुराना होगा। ऊपर जैसे जाएंगे वैसे वैसे नया होगा, तो ये यहाँ पे ओल्ड रॉक्स आपको मिलेंगे, चट्टान, है ना। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको मॉडर्न रॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी एनिमल प्लांट मरता है वो चट्टान में ही जाके चिपक जाता है ना, चट्टान में जाके चिपक जाता है। तो ओल्ड रॉक्स, तो हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, पहले ओल्ड रॉक्स का स्टडी करते जाते हैं मॉडर्न रॉक्स की ओर जाते हैं। तो इसमें देखो आपको क्या क्या मिलेगा। when we study old rock to new rock, modern rocks, है ना, तो क्या क्या होता है यहां पर देखो, है ना। नंबर ऑफ फॉसिल्स इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ फॉसिल्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ फॉसिल्स
इंक्रीज होगा। देख रहे हो यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, फिर यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है। फॉसिल की संख्या बढ़ रही है, मतलब जीवों की संख्या बढ़ रही होगी। आजादी से पहले हम लोग 45 करोड़ थे ना, अभी 150 करोड़ 125 करोड़ हो गए ना, तो नंबर तो बढ़ रहा है ना, ये चीज। तो फॉसिल्स भी बढ़ रहा है, मर रहा है, वो दब रहा है, फिर वो भी बढ़ रहा है। तो यहां पर नंबर ऑफ फॉसिल्स इंक्रीज। दूसरी बात, यहां पर फॉसिल्स का नंबर बढ़ने के साथ साथ एरिया भी बढ़ रहा है। देखो यहां पर कम एरिया में था, यहां पर ज्यादा एरिया में, फिर ज्यादा एरिया में, ज्यादा एरिया में है। इसका मतलब है एरिया ऑफ फॉसिल्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एरिया ऑफ फॉसिल्स इंक्रीज, ठीक है। उसके अलावा डाइवर्सिटी भी बढ़ रहा है। डाइवर्सिटी मतलब होता है टाइप्स। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, टाइप्स। जैसे खेत में आपने एक ही खेत के अंदर धान भी बो दिया, सॉरी गेहूं भी बो दिया, उसके साथ चना भी बो दिया, तो उसका डाइवर्सिटी बढ़ गया। चलो इसे नहीं समझ, मान लो एक जंगल है, उसमें खाली शेर है, शेर है, टाइगर लायन। एक जंगल है उसमें टाइगर भी है, लायन भी है, चीता भी है, एलिफेंट भी है, माउस, सब कुछ है। तो डाइवर्सिटी किसका ज्यादा होगा, इसका। डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहां पर डाइवर्सिटी यहां पे कम था, कम तरह के जीव थे, फिर उसके बाद ऊपर जैसे गए और ज्यादा तरह के जीव आ गए, फिर यहां पर और ज्यादा तरह के जीव, मतलब जीव बढ़ते गए, जीवों का टाइप बढ़ते गया, है ना। यहां नंबर बढ़ा और यहां पे क्या होगा, टाइप भी बढ़ते गया, उसको बोला जाता है डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ फॉसिल्स इंक्रीज हो गया। इसका मतलब होता है टाइप्स, ठीक है। डाइवर्सिटी बढ़ गया, इसका मतलब ये समझ में आ गया, पहले कम जीव थे, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग जीव बनने लगे, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ते गया, मतलब यहां पे जो जीव पाए गए उनकी शारीरिक रचना सिंपल थी, उसके बाद आगे गए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुए, उसके बाद आगे गए थोड़ा कॉम्प्लेक्स गए, कॉम्प्लेक्स गए, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स। जो किसको दिखाता है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को। किसको दिखाता है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यही ना, सिंपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉसिल्स भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉसिल्स ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। यहां तक तो ठीक था, तो एक और बात आ गया। अब तो यहां पे हमने बोला कि चलो भाई जीव का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये देखा गया, जैसे मान लो यहां पे मच्छर था, मच्छर ओल्ड रॉक में था और मच्छर अभी है। जब सेम ऑर्गेनिज्म का देखा गया, उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गया। बात आई समझ में, सेम स्पेसीज का भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया। ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे यहां, स्पेसीज बोलेंगे। वही हम लोग अभी ह्यूमन हैं, आज से अगर लाखों साल पहले चल जाए तो हम ही अलग थे। जब पहला ह्यूमन आया था उसका ब्रेन कैपेसिटी 600 था, अभी हमारा है 1400। चेंज हुआ कि नहीं, सेम ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बढ़ गया। हम लोग के दादाजी उतना समझ नहीं पाते मोबाइल वगैरह, लेकिन हम लोग समझ जाते हैं। हमारे बच्चे और इंटेलिजेंट होंगे, फिर उनके बच्चे और इंटेलिजेंट, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी सेम स्पीशीज का बढ़ रहा है।
समझ रहे हो? हाँ, ये बोल सकते हो कि खाना पीना से शारीरिक हार्म हो रहा है, रिवर्स हो रहा है भाई, रिवर्स हो रहा है ना। हमारे दादा वगैरह जो, उनका लीवर चेक करो, उनका किडनी चेक करो, आपकी उम्र में, आपसे थोड़े बड़े में, तो देखना उनका तगड़ा मिलेगा, हमारा थोड़ा सा डाउन मिलेगा। इसको बोलते हैं रिवर्स एवोल्यूशन। अब वो अलग चीज है। तब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इंक्रीज, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज फ्रॉम ओल्ड रॉक टू मॉडर्न रॉक ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, इंपॉर्टेंट मतलब समझने के लिए क्यों फॉसिल्स का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, इससे कैसे एवोल्यूशन पता चल रहा है, तो ये पता चल रहा है। ये अगर नहीं बताते टाइप ऑफ फॉसिल्स वगैरह बता देंगे तो उससे कुछ समझ में नहीं है। हाँ बोलो। वो हाँ, वो भी एक चीज है, वो पता चलता है, मेथड होता है, जैसे कार्बन डेटिंग मेथड। जैसे आपको पता करना है कि ये चट्टान कितना पुराना है, आप हुबहू उस चट्टान का मतलब उसका पीरियड पता कर सकते हो रेडियो एक्टिव मेथड से। कार्बन डेटिंग मेथड होता है, लीड मेथड होता है ना। मतलब हमारा पृथ्वी 4.5 अरब साल पुराना है, ये कैसे हमने पता किया? वो पृथ्वी का कोई भी चट्टान ले लोगे ना, आप भी निकाल सकते हो। क्लास 12 में पढ़ोगे ना रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ोगे, फॉर्मूला आता है, ठीक है। उसमें आप खाली चट्टान में आपको पता करना है कार्बन है कि फास्फोरस है, क्या है उसका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, आपको देख लेना है कितना वो डिके हुआ है, वो फॉर्मूला आता है, हम लोग बनाए हुए हैं, आप भी निकाल लोगे। अभी आपका एज कितना आप निकाल सकते हो, किसी प्लांट का एज कितना है, किसी चट्टान का एज कितना है, वो मेथड है, एग्जैक्ट होता है, वो सही है ना। एक्चुअली में हम लोग ये जो टाइम निकालते हैं ना, ये चट्टान का टाइम निकाल लेते हैं। जिस समय वो चट्टान होगा उस समय वो जीव होगा ही, होगा ना। तो चट्टान का ही एज निकाल लेते हैं, तो उस फॉसिल्स का भी एज निकाल लेते हैं। लास्ट में बता देंगे एज कैसे निकालते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड। आजकल तो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस मेथड, स्पिन रेजोनेंस मेथड आ गया है, उससे और आसानी से हो जाता है। तो किसी का भी चट्टान का, कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी ब्रह्मांड में ग्रह है, सूर्य है, सब का आप एज निकाल सकते हो, बस उसमें कार्बन वगैरह होना चाहिए। कार्बन तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में है, क्लियर, वो निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं ओल्ड और ये मॉडर्न, है ना, पुराना होगा ये हो गया पैलेंटियोलॉजिकल। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, अनअल्टर्ड फॉसिल्स। वो अब देखो, बर्फ अगर है ना कहीं पर, बर्फ में जल्दी शरीर सड़ता नहीं है ना गलता है बर्फ में। उसका कारण है कि बर्फ में बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि टेम्परेचर उसका 0 से भी कम हो जाता है। तो अगर कहीं आइस में, बर्फ में, है ना, अगर कोई जीव मर गया है तो वो उसको कहा जाता है अनअल्टर्ड फॉसिल। मतलब वो अल्टर्ड होता ही नहीं, खराब होता ही नहीं है, हजारों लाखों साल में भी खराब नहीं होता है ना। एक मेमोथ जानते हैं आप लोग, मेमोथ, मेमोथ एक बड़ा खतरनाक जीव है ना। वो लगभग हाथी के जैसा होता था मेरे हिसाब से,
हाथी जैसा था और उसका ये निकला हुआ था, उली मेमोथ नाम था, है ना? हम सही है ना? मेमोथ वही था, सांड जैसा भयंकर होता था वो मूवी वगैरह में। तो चलो कोई बात नहीं, मेमोथ भूल रहे हैं शायद, मेमोथ वैसा ही था ना जी? हाँ वही है चलो। तो मेमोथ जो था वो 30,000 साल पहले मरा हुआ था, वो अभी भी अंटार्कटिका है ना, अटलांटिका, वहां पे तो बर्फ होता है, तो वहां पर वो बचा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि अगर फॉसिल्स बर्फ वगैरह में, आइस वगैरह में अगर टिक जाते हैं तो वो जल्दी नष्ट नहीं होते, इसीलिए इन तरह के फॉसिल्स को क्या बोलते हैं? अनअल्टर्ड फॉसिल्स, है ना? फॉसिल्स फाउंड इन आइस एरिया, है ना, वो अनअल्टर्ड फॉसिल्स होते हैं। उसके अलावा और भी होते हैं फॉसिल्स, है ना, पेट्रीफाइड फॉसिल्स। हाँ, वो मर गया वो। हाँ, बर्फीले जगहों पे बहुत सारे जीव होते भी नहीं है। जैसे आप चले जाओगे पोलर वगैरह में, तो वहां पे आपको पोलर बियर ही मिलता है। अब वो भी अडेप्ट करके रहते हैं बर्फीले जगह पे, एडेप्टेशन। जैसे पोलर बियर है, जब घोर ठंडा होता है वो गुफा में जाके रहता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके अलावा जो वाटर वाले जो एनिमल्स होते हैं वो वाटर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि बर्फ जब भी जमता है किसी झील में 4 मीटर 10 मीटर तक ही जमता है, उसके नीचे गर्म रहता है पानी। उसके अलावा आप देखोगे साइबेरिया सबसे ठंडा जगह माना जाता है, तो साइबेरिया से हर साल भरतपुर जो राजस्थान है, साइबेरियन क्रेन आता है वहां पर से उड़ करके, ठंडी में रह ही नहीं पाता है। जो रहता है रह जाता है, जो नहीं रह, लगभग नहीं रह पाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड पढ़ाएंगे आप लोग को अब, है ना? तो पेट्रीफाइड फॉसिल्स क्या हो जाएंगे? वैसे फॉसिल जो बोन्स वगैरह जो फॉसिल्स होते हैं जो खराब नहीं होते हैं, उनको पेट्रीफाइड फॉसिल्स कहते हैं, है ना? देखो, जब भी कोई जीव मरता है ना, तो उसका ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाता है। दांत वगैरह में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों है। तो आप लोग देखे हो, जैसे डायनासोर का हड्डी ही मिला था ना, तो वो पेट्रीफाइड फॉसिल्स के अंदर आएगा। तो क्या होता है, हड्डी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो सड़ गल जाता है, इनऑर्गेनिक मैटर बचा रह जाता है, उसी में कुछ कुछ मिनरल वगैरह चला जाता है, वो बचा रह जाता है। समझ रहे हो? एक और चीज बताया था कि स्पोरोपोलेनिन, आपको बताया था पोलेन ग्रेन में, पोलेन ग्रेन में स्पोरोपोलेनिन नष्ट नहीं होता, तो वो भी फॉसिल्स के रूप, पेट्रीफाइड फॉसिल्स में ही आ जाता है ना? पेट्रीफाइड फॉसिल्स हो गए, मुल्ड फॉसिल्स हो गए। मुल्ड फॉसिल्स क्या है? इसमें जीव नहीं होता है, जीव का अंश नहीं होता है, बस उसका एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? अब जैसे वो मर गया, चट्टान पे वो मरा हुआ है, तो चट्टान पे उसका एक्सप्रेशन बन जाता है। उस चट्टान को लेते हैं, देखते हैं इस तरह का है, ग्राफ बनाते हैं। अब डायनासोर जो हम लोग देखते हैं जरूरी थोड़े ना वैसे होता है, होता होगा। वो तो हम, वो कंकाल मिला है तो हम लोग ऐसे करके उसका एक शेप बना दिया कंकाल के हिसाब से। एग्जैक्ट तो नहीं ना बता सकते हैं कि कैसा था वो, टीवी उवी पिक्चर वगैरह में पूरा डायनासोर हम लोग बना लिए कि वही है। तो मुल्ड फॉसिल जो होता है ये क्या होता है? इसमें खाली क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ, है ना, ऑर्गेनिज्म।
है ना। ऑर्गेनिज्म का एक्सप्रेशंस होता है, इसी को मोल्ड फॉसिल्स बोलते हैं। उसके अलावा भी इसी तरह का एक और होता है प्रिंट फॉसिल्स। प्रिंट फॉसिल्स जो है, प्रिंट फॉसिल्स में प्रिंट बन जाता है, जैसे है ना लिम्स का प्रिंट, है ना लिप्स का प्रिंट, तो अलग अलग प्रिंट बन जाता है फॉसिल अति पत्थर पे, चट्टान पे, तो उसको हम लोग प्रिंट फॉसिल्स बोलते हैं। रियल चीज बस यही रहता है, या ये रहेगा ये रहेगा, ये सब ऐसे ही है। ठीक है। है ना। सब में रॉक्स लिखना जरूरी है। चट्टान कहाँ पे प्रिंट मिलेगा? चट्टानों पर, है ना। तो ये हो गया कुछ टाइप है, और भी होते हैं कास्ट फास्ट, बहुत तरह का। कुछ सब भूगोल वाला विद्यार्थी पढ़ता है, आप लोग को वैसे ही ये वाला वैसे इंपॉर्टेंट है ही नहीं। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स ऐसे ही बता दिए, है ना। फॉसिल्स हो गया। तो सबसे, लेकिन ये जो पैलेंटोलॉजी है, इसको सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल बताया गया है, क्योंकि इससे हमें बहुत चीज़ें पता चलती है। एक्सेप्टेबल इसीलिए है क्योंकि हम डेट भी निकाल रहे हैं, तो पता चल रहा है हमें कि फॉसिल्स कितना पुराना है, और उसका कॉम्प्लेक्सिटी सिंप्लिसिटी सब कुछ पता चल जाता है। तो इसको मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस भी कहा जाता है। इसके बाद एग्जाम के दृष्टिकोण से अब जो दूसरा जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। पहला एविडेंस हो गया, दूसरा एविडेंस हो गया मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी को देख करके एविडेंस करना, तो ये आपके 12 में 5 नंबर 10 नंबर 2 नंबर जो भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 में भी इंपॉर्टेंट है, नीट में 12 में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, इसी से आता है एवोल्यूशन में सबसे ज्यादा। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, यह जो एविडेंस होता है, यह जीवों के ऑर्गन्स को देख करके किया जाता है ना। इस एविडेंस में हम लोग ऑर्गन्स को देखते हैं। दो प्रकार के ऑर्गन होते हैं, होमोलोगस और एनालोगस। होमोलोगस और एनालोगस। इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन, है ना। अब इनके बारे में पढ़ना है, इसका एग्जाम्पल पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है। तो पहले एक चार्ट बना के पढ़ते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। नहीं होगा? ज्यादा देर हो गया था? हाँ चलो हो गया।
क्या हो रहा है? ये तो बंद ही है ना? पहले इधर लिख लेते हैं तब हो जाएगा। तो देखो होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन वैसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन सेम हो, वर्क डिफरेंट हो, और एनालोगस में वर्क सेम ओरिजिन डिफरेंट, ये याद रखना है। इसमें वैसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन उत्पत्ति सेम हो, और एनालोगस जिनका उत्पत्ति अलग हो, कार्य समान हो, है ना? ओरिजिन सेम, ओरिजिन डिफरेंट, है ना? तो ऊपर लिखते हैं ओरिजिन, ओरिजिन, ये डब्बा बर्बाद कर देगा, ये गड़बड़ हो रहा है, इसको हटा ही देते हैं हम, है ना? इसको हम हटा ही देते हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। चलो अपना डब्बा बनाते हैं। ओरिजिन, इंटरनल स्ट्रक्चर, फंक्शन। चलो फंक्शन इधर डाल देते हैं तब अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। जितना तरह का ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना, वो सब इसमें आ जाएगा। तो इधर हमने लिखा होमोलोगस और इधर लिखा एनालोगस। आप लोग को याद क्या रखना है? आप लोग को याद रखना है होमोलोगस का ओरिजिन क्या होता है? सिमिलर होता है। ओरिजिन सिमिलर होता है, इनका क्या होता है? डिफरेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फंक्शन क्या होगा? ओरिजिन सिमिलर है लेकिन फंक्शन क्या होगा इसका? डिफरेंट होगा। और एनालॉगस का क्या होगा? इसका फंक्शन सिमिलर होगा। ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर, होमोलोगस ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्या होगा? सेम जैसा होगा, सिमिलर, और इसका क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है। बाहरी रूपरेखा, बाहरी रूपरेखा इनका डिफरेंट होगा। ठीक है। जियो हैबिट मतलब कहां रहेंगे, अलग अलग जगह रहेंगे, ये भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, है ना। और एनालॉगस का क्या होगा? सिमिलर होगा। एवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन जो है वह डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को दिखाता है। यह भी एक प्रकार का एवोल्यूशन है। और एनालॉगस ऑर्गन या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को दिखाता है। अब देखो आपको ये बात पता चल रहा होगा कि होमोलोगस ऑर्गन जैसे हैं। अच्छा पहले इसको देखो,
पहले आप लोग इसको देखो। सही है, लाओगे नीचे से, उसको देखो जरा, उसको ध्यान से देखो, उसको समझा रहे हैं। बिना एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्लियर होगा, लेकिन इसमें मेन बेसिक क्या याद रखना है, ओरिजिन वाला। मेन क्या है, ओरिजिन वाला। होमोलोगस मतलब एक समान ओरिजिन, मतलब वह सेम पेरेंट से जन्मा, यही बात हुआ ना। ओरिजिन सेम है मतलब क्या है, उसका पूर्वज एंसेस्टर क्या था, सेम था, उसका एंसेस्टर सेम था। और एनालोगस मतलब उसका एंसेस्टर सेम नहीं था। ठीक है, और फंक्शन की बात है तो ये डिफरेंट होता है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी एक ही जैसा होगा, होमोलोगस है, एनालोगस का अलग होगा। उसके बाद बाकी बचा ये दोनों के लिए टेंशन नहीं है, ये दोनों पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन देखो बाहर से देखने पे होमोलोगस ऑर्गन एक जैसा आपको नहीं मिलेगा, है ना, एनालोगस ऑर्गन दिखेगा। जैसे तितली का भी पंख होता है, पंछी का भी पंख होता है, दोनों देखने में एक ही जैसा होता है लगभग, लेकिन तितली क्या है, अलग होता है, कीट पतंग है, और चिड़िया वो बर्ड्स है, वर्टिब्रा है। ठीक है, तो इसको देखे, तो कन्वर्जिंग एवोल्यूशन है ना, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन करता है होमोलोगस ऑर्गन, और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एनालोगस। यहां पे मिट गया है क्या, एनालोगस ऑर्गन, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, होमोलोगस ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें बस यही दोनों ध्यान रखना है ना। तो होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन मतलब हो जाएगा दोज ऑर्गन्स हैविंग सेम origin and internal structure but different function। ठीक है, अब एग्जाम्पल देते हैं। एक चीज ध्यान रखो, हम लोग 11th में पढ़े हैं, एक पढ़े हम लोग इनवर्टिब्रेट और एक पढ़े हैं वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में याद होगा फिश आता है, एम्फीबिया आता है, रेप्टाइल्स आता है ना, मेमल्स आता है, और इनवर्टिब्रेट्स में कीड़े मकोड़े वगैरह, अर्थवॉर्म वगैरह आता है। तो हमेशा याद रखो कि अगर ये दोनों को अगर कंपैरिजन करोगे तो ये दोनों का ओरिजिन अलग होगा, जाहिर सी बात है, ओरिजिन अलग होगा ना। वर्टिब्रेट्स को अगर कंपैरिजन करोगे तो उसका ओरिजिन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वर्टिब्रेट्स सब में रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो इसका मतलब उनके पूर्वज सेम होंगे। इनवर्टिब्रेट्स का भी पूर्वज सेम होगा, लेकिन इन दोनों का पूर्वज सेम नहीं होगा, अलग अलग पूर्वज हैं। तो ये दोनों एनालोगस हो जाएंगे, जनरली हो जाते हैं, लगभग 80-90% केस में यही कंसेप्ट काम कर जाता है, और कुछ परसेंट में नहीं काम करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है पहला, है ना, 4 limbs
ऑफ, है ना, 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट्स का 4 लिम्ब मतलब क्या होता है? हाथ। तो वर्टिब्रेट है तो होमोलोगस ऑर्गन होगा, पूर्वज सेम होगा इसका। तो 4 लिम्स। अच्छा, यहां पे एक चीज लिख देंगे तो आप लोग को हमेशा याद रखेगा। ओरिजिन मतलब यहां पर ध्यान रखना आप, पूर्वज। पूर्वज मतलब एक होता है ना, एक कंसेप्ट बन जाता है। पूर्वज लिख दिए हैं मतलब एक कंसेप्ट बन जाता है ना। 4 लिम्ब वर्टिब्रा। अब देखो आपके एनसीईआरटी में कौन कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्राटा का? जैसे मैन, है ना, उसके बाद दिया हुआ है टाइगर, उसके बाद दिया हुआ है चमगादड़ बैट, और उसके बाद दिया हुआ है व्हेल। व्हेल मछली जानते हो, व्हेल भी मैमल्स है। बैट क्या है? मैमल्स है ना। चमगादड़ मैमल्स है, टाइगर भी मैमल्स। और ये पंछी नहीं, याद रखना, बैट चमगादड़ पंछी नहीं होता है, मैमल्स है, याद है ना। चमगादड़ ये पंछी नहीं है, मैमल्स है। इसीलिए मैमल्स वाला गुण है, बच्चों को दूध पिलाता है। उड़ता है इसका मतलब थोड़े ना बर्ड्स हो गया। शरीर में बाल होते हैं, कान होता है चमगादड़ का। चमगादड़ इज नॉट बर्ड्स, याद रख। व्हेल क्या है? व्हेल मछली, व्हील लिख दिए ना। व्हेल क्या है भाई? मछली नहीं है, मैमल्स है। पढ़े थे ना 11th में ये सब। मछली हम लोग बोल देते हैं लेकिन मछली नहीं है, मैमल्स है। खाते हैं क्या उसको? कभी खाने का औकाते नहीं हम लोग का, इतना बड़ा होता है। पता चलेगा एक वो पूरा देश है, उसको खाते खाते खत्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा देखो, अब इन सब का अगर 4 लिम्स देखोगे ना, सबका ओरिजिन क्या है? सेम है। क्या होता है? सबका ओरिजिन सेम होता है। हमारा सबका इम्ब्रियो सेम इम्ब्रियो से ये सब बनता है, ठीक है। लेकिन काम क्या होता है? अलग अलग होता है। फंक्शन क्या होगा? सबका अलग अलग होगा। आदमी का हाथ है ना, 4 लिम्स मतलब हाथ। हाथ से हम लोग क्या करते हैं? ग्रिप करते हैं। क्या करते हैं? पकड़ते हैं। टाइगर हाथ क्या किसमें काम आ जाता है इसका? चलने लगता है ना, चलने में काम करता है। चमगादड़ का हाथ उड़ने में, फ्लाइंग। और व्हेल का जो हाथ है स्विमिंग में। तो फंक्शन डिफरेंट, ओरिजिन सेम, तो होमोलोगस ऑर्गन। है ना। उसके अलावा है माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, है ना। कीड़ा इनवर्टिब्रेट हो गया तो उनका ओरिजिन सिमिलर होगा, पूर्वज सेम होगा ना। ये इनवर्टिब्रेट है ना, ये इंसेक्ट कीड़े, याद है। तो इसमें देखो जैसे स्कॉर्पियन, पहले कॉकरोच को ही ले लेते हैं, कॉकरोच, उसके बाद स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन ले, स्कॉर्पियन से अच्छा मॉस्किटो ले लेते हैं। एक और ले लेते हैं, स्कॉर्पियन तो अलग डंक उंक वाला है, उसको हटाइए, है ना। कॉकरोच हो गया, मॉस्किटो हो गया, मॉस्किटो हो गया, उसके बाद हाउस फ्लाई हो गया। ये सब याद रखना है भाई, मतलब ये सब याद रखना है, अपने मन से कुछ भी नहीं बना देना है ना। उतना फुर्सत किसी के पास नहीं। तो कॉकरोच सबका ओरिजिन सेम। अच्छा, कॉकरोच का माउथ क्या करता है? चबाता है। कैसे खाता है? चबा के, च्यूइंग, क्रशिंग करता है। मॉस्किटो क्या करता है? डंक मारता है, उसके बाद चूस लेता है।
तो डंक मारना को क्या बोलते हैं? पियर्सिंग। क्या बोलते हैं? और चूस लेना को क्या बोलते हैं? सकिंग। ब्लड सक करता है ना? काम देख रहे हो, सबका अलग अलग है ना? हाउस फ्लाई भाई, हाउस फ्लाई कैसे करता है? ऐसे करता है। स्पॉन्जिंग। हाउस फ्लाई मक्खी, घर की मक्खी, घरेलू मक्खी। स्पॉन्जिंग क्या करता है? स्पॉन्जिंग मतलब होता है जैसे ऐसे पीना, है ना? और जो स्कॉर्पियन, सॉरी ये हनी, मधुमक्खी जानते हैं ना? मधुमक्खी कैसे लैपिंग करता है, ऐसे ऐसे जब छत्ता लगाता है तो उसको ऐसे चाट जाता है। स्पॉन्जिंग मतलब होता है ऐसे करना। ठीक है, चलो ये अलग बात। उसके बाद एक प्लांट का भी एग्जाम्पल, तीनों इंपॉर्टेंट ही एग्जाम्पल्स हैं, है ना? थॉर्न ऑफ बोगेनविला एंड थॉर्न ऑफ कुकुरबिटा। कुकुरबिटा मतलब, कुकुरबिटा मतलब ककड़ी परिवार, खीरा परिवार। खीरा में जो जो आते हैं, कद्दू वगैरह सब, खीरा, ककड़ी, ये सब ककम्बर कुकुरबिटेसी। बैगनवेली, है ना? तब देखो बोगनवेली, बोगनवेली एक तरह का प्लांट होता है जो ऑर्नामेंटल टाइप का होता है, मतलब अच्छा प्लांट होता है, उसको घर वगैरह में लगाया जाता है, फूल वगैरह उसका सही होता है ना? बोगनवेली चेक कर सकते हैं तुम लोग, है ना? अब देखो इसका कांटा, कांटा है तो इसका काम क्या होगा? प्रोटेक्शन। इसका काम क्या होगा? प्रोटेक्शन। और थॉर्न ऑफ कुकुरबिट्टा, इसका थॉर्न, सॉरी ये इसका थॉर्न नहीं होता है, इसका होता है टेंड्रिल। क्या होता है भाई? टेंड्रिल। कुकुरबिट्टा में थॉर्न देखे हो, वो ऐसे होता है कुकुरबिट्टा में। टेंड्रिल जानते हो ना? कद्दू वगैरह में देखे हो ना, उसमें क्या होता है? ऊपर से निकल के लपेट के चढ़ जाता है ऊपर में, देखे हो ना? वही चीज है, तो इसको बोलते हैं टेंड्रिल। हिंदी में इसको प्रतान भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? प्रतान। तो इसका काम क्या होगा? चढ़ने में, सपोर्ट करने में, सपोर्ट में हेल्प करता है। नहीं तो खीरा क्या होता है? नीचे ही फैल जाता है। नीचे फैल जाने के बाद क्या होगा? पानी उनी अगर जमा तो खीरा सड़ जाएगा, पेड़ ही सड़ जाता है। हम लोग क्या करते हैं? उसको छप्पड़ पे चढ़ा देते हैं, तो छप्पड़ पे भी अपनों से चढ़ जाता है, ऐसे ऐसे निकलता है, जाके चढ़ जाता है छप्पड़ पे। तो वही चीज है, तो इसका काम क्या है? सपोर्ट करना। फंक्शन डिफरेंट हो गया। अच्छा, ओरिजिन इसका याद रखना आप लोग। ये थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, टेंड्रिल, ये दोनों के दोनों ये ऑक्सिलरी बड से बने होते हैं, है ना? ऑक्सिलरी बड याद होगा आप लोग को, है ना? जैसे ये प्लांट है, ये पत्ती है, पत्ती के यहां से जो बड निकलता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी बड। तो ये भी ऑक्सिलरी बड से बना है, ये भी। तो ओरिजिन सेम, पूर्वज सेम, लेकिन फंक्शन डिफरेंट। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या हो गए? होमोलोगस ऑर्गन्स। यही तीनों इंपॉर्टेंट ही हैं, इसके बाद कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको जरा देखो, क्या हुआ भाई? अच्छा अब चला है ना? इसको याद ही कर लेना, तीनों का तीनों एनसीईआरटी में, है ना?
देख लिया? तो अब चलते हैं एनालोगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन सभी को मालूम है ना, जिनका ओरिजिन डिफरेंट हो, फंक्शन क्या हो, सेम हो। सेम तरह का होगा। दोज ऑर्गन्स हैविंग different origin and internal structure but same function। अजीब सा बात है ना, अलग अलग पूर्वज है लेकिन काम दोनों का एक ही है। अजीब सा है ना। चलते हैं एग्जाम्पल से। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। तो इससे आपको साफ ही पता चल रहा है ना, ये इंसेक्ट है, इनवर्टिब्रेट है, और ये क्या है, वर्टिब्रेट। तो जाहिर सी बात है ये एनालोगस ऑर्गन होगा, है ना। अच्छा, दोनों के पंख का काम क्या होगा? कूदना, उड़ना। क्या करेगा? फ्लाइंग में हेल्प करेगा। लेकिन इनका ओरिजिन ही अलग है। इंसेक्ट अलग चीज हो गया, बर्ड्स अलग चीज हो गया, दोनों के एम्ब्रियो में डिफरेंस हो गया। समझ रहे बात? उसके बाद दूसरा है आई ऑफ ऑक्टोपस। ये भी इंपॉर्टेंट है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ, किसी का भी ले लो, आई ऑफ में वर्टिब्रेट्स ले लो, कोई भी वर्टिब्रेट्स ले लो, मछली ले लो, है ना, रेप्टाइल्स ले लो, मैमल्स, कोई किसी का भी आई ले लो। तो ऑक्टोपस क्या है? इनवर्टिब्रेट है ना। ये किसमें आता था? मोलस्का में। किसमें आता था? मोलस्का का है ये, इनवर्टिब्रेट, और ये वर्टिब्रेट है। आंख का काम क्या है? जाहिर सी बात है, देखना में। तो इनका काम, फंक्शन देखो दोनों का सेम है ना। ओरिजिन सेम हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंस। अच्छा, एक और है जो पहले एनसीईआरटी, तीनों इंपॉर्टेंस लिख देते हैं, है ना। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, दोनों आलू हिंदी में बोलते हैं, है ना। दोनों का फंक्शन क्या है?
आप लोग को याद होगा 11th में बताए थे, पोटैटो क्या होता है, स्टेम होता है जो फूल के स्टोरेज फूड स्टोर करता है, और इसमें भी क्या होता है, फूड स्टोर होता है। अगर याद होगा 11th का तो हम बताए थे कि पोटैटो फूड स्टोरेज में काम करता है, मूली फूड स्टोर, कैरोट में फूड स्टोर होता है। तो ये पोटैटो होता क्या है, पोटैटो क्या है, स्टेम है, ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। और स्वीट पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड रूट है। तो ये स्टेम है, ये रूट है, ओरिजिन क्या हुआ, डिफरेंट, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है भाई, क्या है सेम फंक्शन, स्टोरेज फूड। ये ऐसे तने और जड़ होते हैं जो भोजन को स्टोर करके फूल जाते हैं, जिसको हम लोग खा लेते हैं। चना का जड़ को खाते हैं क्या, कभी नहीं खाते हैं, उसमें स्टोर ही नहीं है कुछ, वो भी मोटा रहता, खाने योग्य रहता, उसको भी खा जाते हैं बहुत लोग। एक बात कह रहे हैं, मतलब पतला है तो उसको क्या खाएंगे, अब हम लोग चावल का, धान का, गेहूं का, उसका जड़ थोड़े ना खाएंगे। अगर वो भी फूला हुआ अगर उस तरह से रहता, खाने योग्य रहता, उसको भी खा जाते हैं। खाने के क्या, हम लोग सब कुछ खा लेते हैं। तो ये हो गया आपका एनालोगस ऑर्गन। ये तीनों एनसीईआरटी थे, इसके अलावा भी होते हैं स्टिंग ऑफ बी एंड स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन। देखो इसमें थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत बुझाएगा, क्योंकि बी और स्कॉर्पियन दोनों ऑर्थोपोडा है, क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। ओरिजिन तो सेम होना चाहिए इनका, लेकिन याद रखना ओरिजिन सेम नहीं होता इनका, एक्चुअली में वो ट्रिक है, समझ रहे हो, इसमें लागू नहीं होगा। लागू इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका जो स्टिंग लिख दी है, स्टिंग, हाँ, तो स्टिंग, इसका जो स्टिंग होता है वह बॉडी के अलग पार्ट से होता है, ये इसका स्टिंग एब्डोमेन से बना होता है और इसका हेड से बना होता है, ओरिजिन अलग अलग होता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये एक अपवाद है, वैसे सब में तो मिल ही रहा है आपको, समझ रहे हो। तो स्टिंग का काम ही क्या है, इसका काम क्या है, स्टिंग का काम क्या होगा, प्रोटेक्शन। एक और लिख देते हैं, कभी कभी पूछा जाता है, हाँ, फूल से लाते, हाँ, नहीं अरे भाई इसका खाना चुरा के देखो, खाना लेके भागो मक्खी के पास, मधुमक्खी के पास, क्या करेगा आपका हाल, काटेगा कि नहीं, तो ये भी काट रहा है। तो फंक्शन तो दोनों का सेम है, प्रोटेक्शन कर रहा है, हार्म कर रहा है। बिच्छू क्यों काटता है, उसको डर रखता है कोई हमको मारने आ रहा है, तो इसे उठा देता है पूछ, तो प्रोटेक्शन के लिए ना उसका डंक है। स्टिंग मतलब होता है यहाँ पर डंक, स्टिंग मतलब डंक होता है। तो डंक का उपयोग ये ऐसे थोड़े, और कोई उपयोग ही नहीं है, खाली काटने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए है ना, प्रोटेक्शन के लिए है। तो वही चीज है, तो वही चीज है। तो उसके बाद पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिश है ना, एंड फ्लिपर ऑफ पेंगुइन। अच्छा देखो, पेंगुइन भी वर्टिब्रेट्स है, ये भी वर्टिब्रेट्स है ना। एक और है फ्लिपर ऑफ, नहीं नहीं यही रहने दो, दोनों वर्टिब्रेट्स ही हैं भाई, लेकिन चूंकि इनका जो है ना, मतलब ओरिजिन अलग है इनका, वर्टिब्रेट है, हम बताए क्या, वो एक ट्रिक है,
ये वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट, वो ट्रिक है, सब में लागू नहीं होने वाला है। तो इसको भी याद रखना, ये दोनों क्या होते हैं। अच्छा, इसको ऐसे समझ लेना, ये मछली है और ये क्या है, पेंगुइन। पेंगुइन क्या है, बर्ड्स है। ये मछली है, बर्ड्स है, तो पूर्वज तो अलग हो गए। पेंगुइन बर्ड्स है ना जी, ऐसे ऐसे चलता है ऐसे। तो इनका फंक्शन क्या है, दोनों का फंक्शन क्या है, स्विमिंग। इनका फंक्शन क्या है, स्विमिंग। तो यह आपको एनालॉगस ऑर्गन है ना, जिनका ओरिजिन डिफरेंट होता है बट फंक्शन सबका क्या होता है, सेम होता है ना। सबसे अच्छा इससे पता चला, इन सब में लिख भी देंगे कि ये फलना से बना हुआ है, फलना से, तो आपको समझ में आने वाला नहीं। ये सबसे अच्छा है समझने के लिए। जैसे ये स्टेम है, ये रूट है, तो जाहिर सी बात है अलग है। हाँ, और काम दोनों का खाना स्टोरेज करना है ना। तो ये हम लोग पर लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है 12 के लिए। हो सकता है 5 नंबर में पूछ ही दे एनालॉगस। तो एग्जाम्पल के साथ, आप मेन एग्जाम्पल ही है, इसको याद रखना है ना। तो इसके बाद भी और छोटे छोटे एविडेंस हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कन्वर्जिंग एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, है ना। उसके बाद लास्ट में चलेंगे हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन, आदमी का अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, समझ रहे हो, है ना।